हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडीमेट पर। और आज हम लेक्चर बना रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत अच्छे से समझा है, जाकर देख लो, समझ लो। और बाकी दो प्रोसेस मैंने पहले ही सिखा लिया है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, तो वो भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो। बात करेंगे पहले आइसोकोरिक के बारे में। ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे प्रोसेस हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ डेरिवेशन इसमें है नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हमेशा याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, हमेशा याद रखना। तो इसके वर्क डन के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि इसका वर्क डन क्या होगा? इसका वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी V1 से V2, है ना, V1 से V2। लेकिन यहां पर चेंज इन वॉल्यूम जीरो, यानी कि dV जीरो है, यानी कि वर्क डन भी जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, इसलिए वर्क डन भी जीरो। ये याद रखना हमेशा याद रखना, समझ गए? इतना ही आइसोकोरिक प्रोसेस में, और कुछ ज्यादा है नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। वर्क डन इसमें जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज है ही नहीं। वर्क डन कब होगा? जब वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा। यहाँ पर वॉल्यूम ही जीरो है, वॉल्यूम का चेंज ही जीरो, यानी कि dV जीरो, डेल्टा V जीरो, यानी कि वर्क डन जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा वर्क डन जीरो होता है। तो इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन कैसे हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी का इक्वेशन कैसे हो जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है? डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। यहां पर सिंस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका मतलब क्या है? जितनी भी हीट सिस्टम के अंदर आई, सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ गए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन यहां पर यही हो जाएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि हीट गेन्ड बाय द सिस्टम। यहां पर डेल्टा Q क्या है? यहां पे हीट गेन्ड बाय सिस्टम, है ना, यानी कि ये इक्वेशन क्या कहना चाहता है कि जितने भी सिस्टम हीट के अंदर आई, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जीरो वर्क डन हुआ ही नहीं। देयर इज नो वर्क डन। आइसोकोरिक प्रोसेस में नो वर्क डन, सारी की सारी हीट जो सिस्टम के अंदर आएगी डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये इक्वेशन याद रखना फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में ग्राफ कैसे दिखता है, उसका स्लोप क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। तो इतना नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलो बात करते हैं ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका पीवी ग्राफ कैसे दिखेगा?
कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे ही दिखेगा, सीधा सीधा लाइन दिखेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर अगर ये है PV, ये है PA और ये है VA, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम जैसा था वैसा ही। समझो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। गैस जब पॉइंट A पे थी तब उसका प्रेशर था PA, वॉल्यूम था VA। बाद में कुछ तो वर्क डन, उसमें कुछ तो चेंज आया, उसमें वर्क डन नहीं है, वर्क डन नहीं। पहले इनिशियल पॉइंट पे यानी कि पॉइंट A पे गैस का प्रेशर PA था, वॉल्यूम VA था। बाद में उसमें कुछ तो एक्सपेंशन, कुछ तो हुआ रहेगा और बाद में उसका प्रेशर चेंज हो गया PA में, लेकिन वॉल्यूम VA का VA ही था। पॉइंट B पे भी वॉल्यूम VA था, पॉइंट A पे भी वॉल्यूम VA था, तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है। समझ गए, वर्क डन क्या है, 0 है, ये याद रखना, ये याद रखना। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और ये नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। What is the heat needed to raise the temperature of 4 mole of monoatomic gas by 0 degree Celsius to 100 degree Celsius at constant volume। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, यानी कि समझ लेना कि आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस चल रहा है। क्या बोला है कि कितनी हीट लगेगी एक 4 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए। तो हमें हीट ढूंढनी है, क्या ढूंढना है, हमें हीट ढूंढनी है, बराबर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम से इतना तो हमें पता है कि वर्क डन 0 है, इतना तो हमें पता है कि वर्क डन 0 है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा, क्या कहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहेगा कि डेल्टा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, लेकिन हमें इतना पता है कि W तो 0 है, तो डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U। तो डेल्टा U का तो फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, N CV डेल्टा T। N कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 4, CV क्या होता है, F/2R इंटू डेल्टा T। 4 F कितना हुआ यहाँ पे, मोनोएटॉमिक गैस है तो F की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, इंटू R इंटू डेल्टा T। डेल्टा T यानी कि डेल्टा T कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 0, 2 2 जा 4 और वो 100 बचेगा 600R, 600R, तो 6 इंटू 100 600R। डेल्टा U की वैल्यू आएगी यानी कि डेल्टा Q की वैल्यू भी यही आएगी। समझ गए, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है, समझ में आया। 600R, R की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में तो लिख लेना, वरना आप खुद से भी R की वैल्यू डाल सकते हो। तो 600R इज द फाइनल आंसर। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस याद रखना ये मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले के लेक्चर में बहुत पढ़ाया है इन सब के बारे में। चलो अब आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कैसे बन जाएगी। चलिए बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में, आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, इस प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी कि देयर इज नो चेंज इन प्रेशर,
प्रेशर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV फ्रॉम V1 से V2, यानी कि यहां पर P तो कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है यानी कि P इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट चीज होती है वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाती है, तो यहां पर dV। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा, V1 से V2, dV का इंटीग्रेशन V होता है। अब पहले अपर लिमिट डालो, बाद में लोअर लिमिट डालो, यानी कि क्या हो गया, ये P डेल्टा V। मैंने बताया था, याद है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। और हमेशा याद रखना आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बन जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जरा बताओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। क्या यहाँ पे वर्क डन जीरो है या फिर कोई भी जीरो है, कुछ भी जीरो है, नहीं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वही का वही रहेगा फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, वरना हर प्रोसेस में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ जीरो होता था। ये प्रोसेस में यहाँ पर कुछ जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है, बाकी इसमें कुछ चेंज होने जैसा लायक है नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, और कृपया इसे नोट कर ले। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस एंड स्लोप ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, पीवी ग्राफ। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। यहां पर पीवी ग्राफ आइसोबैरिक प्रोसेस का होगा ऐसा। प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम VA से VB गया, लेकिन प्रेशर PA का PA ही है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम पहले VA था, बाद में VB हो गया, लेकिन प्रेशर PA का PA ही है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब मुझे अगर ग्राफ स्लोप देखना है, इसका स्लोप क्या है, आइसोबैरिक, अगर मुझे स्लोप जानना है तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं, ये इसका स्लोप क्या आएगा, dp अपॉन dv है कि नहीं, dy बाय dx तो होता है, यहाँ पर y एक्सिस क्या है, p, x एक्सिस v है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dp बाय dv इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या देखोगे dp यहाँ पे जीरो है। dp क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस में जीरो है, यानी कि dp की वैल्यू जीरो है, यानी कि dp बाय dv पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि dp by dv of isobaric process is zero, यानी कि मैं कह सकता हूं कि स्लोप of PV graph of isobaric process is zero। समझ रहे हैं, स्लोप आइसोबैरिक प्रोसेस का स्लोप क्या है, जीरो। शायद से मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ नहीं बताया, तो अभी हम वो पढ़ेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ कैसे निकालना है। ये नोट कर लो कि आइसोबैरिक प्रोसेस में स्लोप जीरो होता है। आइसोकोरिक, और ये बस थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या है, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप ऑफ आइसोकोरिक ग्राफ
क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv, इसका भी सेम टू सेम है ना, dy बाई dx dp अपॉन dv इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, dv जीरो है, dv यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, यानी कि dp अपॉन जीरो यानी कि इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समझिए, नॉट डिफाइंड, किसका, आइसोकोरिक का। सो मैं यहां से बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू इंफिनिटी, इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये बात ध्यान रखना। स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इंफिनिटी, स्लोप ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस जीरो, ये चीजें याद रखना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस, चारों प्रोसेस के ऊपर, है ना, चारों प्रोसेस के ऊपर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, पेन और बुक निकाल के इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन, यहां पर प्रेशर है, यहां पर वॉल्यूम है, और यहां पर मैं चार ग्राफ्स बता रहा हूं। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आपने देखा भी होगा पहले। तो इसमें ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, ऐसे, है ना। ये है ग्राफ नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। क्वेश्चन ये है कि ग्राफ 1, 2, 3, 4 कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ग्राफ 1 कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ 2 कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ 3 कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राफ 4 कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कृपया इसे अपने हिसाब से पहले खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके, बाद में मैं सॉल्व करूंगा। खुद से सॉल्व करो प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो। चलो अब मैं बात करूं, अब फर्स्ट वाले अगर ग्राफ की बात करूं तो फर्स्ट वाला ग्राफ ऐसा है। ये तो हमने अभी पढ़ा कि यहां पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट, और v कांस्टेंट यानी कौन सा प्रेशर है यहां पे, आइसोकोरिक। ओके, दूसरे प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, दूसरे और तीसरे को होल्ड पे डालते हैं, बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले का कैसा है, ऐसे है, यानी कि यहां पर क्या दिख रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस है कि नहीं। अब सेकंड वाले का ग्राफ कैसा है, ऐसा, और थर्ड वाले का ग्राफ कैसा है, ऐसा। अब मुझे बताओ कि सेकेंड वाला ग्राफ कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड वाला ग्राफ कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लेक्चर में अच्छे से बताया था कि जो ग्राफ तेजी से नीचे गिरे, जो ग्राफ तेजी से नीचे गिरे, यानी कि जो ग्राफ ज्यादा नीचे हो, ये कैसे एकदम थोड़ा सा ऊपर है, इसके मुताबिक थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन ये ज्यादा नीचे है, ये ज्यादा तेजी से, ये देखो सेकंड ग्राफ को देखो, जूम, ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है, और थर्ड वाला ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो जो ज्यादा तेजी से नीचे गिरे, हम इसे क्या कहेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, और हम इसे क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ में आई क्या। ये क्वेश्चन आपको ये जेई में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, समझिए। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट Q at constant pressure to raise the temperature
of 2 moles of diatomic, monoatomic ले लेते हैं, monoatomic gas by 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोला, पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, तो Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, सीपी यानी क्या, कांस्टेंट प्रेशर, एन क्या है 2, सीपी कैसे लिखेंगे 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे 200 माइनस 100, यानी कि यहाँ पर f की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, 2 इंटू 1 प्लस 3 बाय 2 यानी कि 5 बाय 2 r इंटू यहाँ पर क्या होगा 100, ये हो गया 2 कैंसिल तो आ गया 500 r, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए ये कैसे 1 प्लस एफ बाय 2 आ रहा है, तो सबको पता है यार, नहीं देखा लेक्चर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का लेक्चर जाके देख लो। समझ गए, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, और हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मैं इसका एक अलग ही वीडियो बनाने वाला हूं। तो अभी एक ही टॉपिक बाकी है, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर का एक ही वीडियो बनेगा, थ्योरी वीडियो, जिसमें मैं कार्नोट्स इंजन के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा लेक्चर भी होगा, वो 1 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा, तो वो भी बना के मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा, जाके देख लेना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, पढ़ते रहिए, टेक केयर।